हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। पेपर चल रहा है एमपीसी 001 और आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी को आज हम कवर करेंगे। और आपके सिलेबस में ये यूनिट 2 में है जो कि आपके ब्लॉक 2 के अंदर है। यूनिट 2 का आज ये लास्ट पार्ट है जिसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट 2 में 3 थ्योरीज थी बेसिकली, और तीनों थ्योरीज को हमने प्रीवियस 2 वीडियोज में कवर किया था और आज इसके साथ इसको हम एंड कर देंगे। तो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एग्जाम में काफी पूछी जाती है। एक्चुअली इंटेलिजेंस वाला ये जो पूरा ब्लॉक है ना आपका ब्लॉक 2, उसमें जितने भी टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटेलिजेंस की थ्योरीज तो जनरली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ये थ्योरीज तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप एजुकेशन में पढ़े, चाहे नेट की प्रिपरेशन में पढ़े, जहां कहीं भी आप पढ़ें। तो हर बार की तरह पिछले कुछ वीडियोस में मैं इस तरह से करती आ रही हूँ कि थ्योरीज को कुछ स्लाइड्स की हेल्प से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत कुछ है। आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। और ये स्लाइड्स मैं वहां पर सेंड करूंगी आपको आफ्टर द वीडियो, और उसके बाद आप इसको वहां से रिसीव कर सकेंगे। सिंपल लैंग्वेज है तो एग्जामिनेशन में ईजी हो जाएगा आपके लिए, चीजों को लिख के आना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये जो आपकी बुक में हमारा टॉपिक है स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको आज हम शुरू करते हैं। चलिए ऑफिशियली इस क्लास की बिगिनिंग करते हैं। और कैसे लग रहा है आपको कंटेंट ये सब बताते रहिए। वैसे आपका फीडबैक हमेशा से बहुत अच्छा आता है, कमेंट्स पे बहुत सारा प्यार आप देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी की। जैसा कि नाम है ट्रायर्किक, यहाँ से हम समझेंगे कि जो इसका नाम है थ्योरी का वो ट्रायर्किक की कुछ बात करता है। स्टर्नबर्ग यानी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट जेफरे स्टर्नबर्ग, जिनका जन्म जो है वो 8 दिसंबर 1949 को हुआ था। कुछ उनके बारे में भी आप चीजें लिख सकते हैं। हर साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं जिनकी ये थ्योरी है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये थे और इन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। ट्रायर्किक जब हम वर्ड यूज करते हैं, इसमें जो ट्राई वर्ड है ये बताता है कि इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। इंटेलिजेंस के 3 टाइप की ये बात करते हैं यहाँ पे। इंटेलिजेंस 3 टाइप्स की यहाँ पे बात होगी आज के इस वीडियो में, और वो 3 टाइप ही पूरे डिटेल में इलेबोरेट करके लिखे जाएंगे। और यही हमारी मेजर थ्योरी रहेगी, राइट। उनके बारे में अगर बात करें तो बहुत कुछ है यहाँ पे ध्यान से देखने के लिए, कि उन्होंने अपनी बीए की डिग्री येल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी, पीएचडी करी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंडर द सुपरविजन ऑफ गॉर्डन बोवर। एजुकेशन की फील्ड में इनका काफी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि प्रोफेसर रहे हैं ये साइकोलॉजी के, डीन रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इन्होंने करी हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। तो इनके बारे में ऐसे काफी सारी बातें निकल कर आती हैं। बात आती है मेन की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने क्यों दिया, इंटेलिजेंस के 3 टाइप ही क्यों बताए। Triarchic theory of intelligence developed by Sternberg is a comprehensive theory because it takes into account social and contextual factors apart from human abilities. Human ability के अलावा ये social और contextual factor की भी बात करती है कि किसी person के अंदर ऐसे बहुत सारी characteristics होती हैं जो उसके intelligence के form में define की जा सकती हैं। Sternberg felt that the theories that preceded him were not incorrect but rather incomplete. मैंने पहले भी ये बात आपको बताई कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट आते हैं, थ्योरिस्ट आते हैं, वो प्रीवियस चीजों को कहीं ना कुछ उसमें कमी निकालते ही हैं और अपनी चीज को बेहतर बताते हैं। उनकी थ्योरी में गार्डनर की थ्योरी की तरह से क्रिएटिव और म्यूजिकल इंटेलिजेंस को वो वैल्यू देते हैं। बट एज फॉर द अदर 6 इंटेलिजेंस फ्रॉम गार्डनर थ्योरी, स्टर्नबर्ग क्लासिफाइड देम इनटू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एनालिटिकल और प्रैक्टिकल में डिवाइड हो जाता है। तो ये नाम के बारे में आइए और डिटेल में पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं आपको वापस इस पीडीएफ पर लेकर आऊंगी जहां पर हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, क्यों है, राइट। ये सब चीजें हम समझेंगे। तो इसको समराइज अभी एक बार या स्लाइड से कर लेते हैं, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1980s में दी थी, जो 3 इंटेलिजेंस के टाइप के बारे में बताता है हमें। नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहे हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। ये जो 3 इंटेलिजेंस के टाइप हैं, इनके कुछ और नाम भी हैं जो आपको याद रखने हैं। एनालिटिकल को हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्रिएटिव को एक्सपेरिएंशियल भी कहते हैं, प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं। साथ साथ आपको स्लाइड की तरफ लाती रहूंगी जिससे आप एक चीज पे अटके ना रह जाएं। जब हम स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी की 3 फैसेट्स या सब थ्योरीज की बात करते हैं, तो वो कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी, यहाँ मैं थोड़ा मार्क करके बताती चलती हूँ आपको, जैसे आपको समझ में आए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, सबसे पहला है कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, उसके बाद आता है आपका एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी, और तीसरा आता है कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। अब ये सब थ्योरी वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, फैसेट्स या सब थ्योरीज,
क्योंकि वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस का जब हम कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी के लिए तो वो ये कहते हैं कि कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी का मतलब ये हो गया कि ये इंटेलिजेंस का कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो जितनी भी चीजें इससे रिलेट करेंगी वो सब उसके अंदर आएंगी, सिमिलर इन द केस ऑफ एक्सपेरिंशियल एंड सिमिलर इन द केस ऑफ कॉन्टेक्चुअल। अब एक चीज और मुझे आपको यहाँ पे दिखानी है कि जब हम कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पे 3 कैटेगरी और डिवाइड हो जाती है, सब सब कैटेगरी। एक है मेटाकॉग्निटिव, परफॉर्मेंस, और दूसरा है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट की हम यहाँ बात करते हैं। अब वापस मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आऊंगी। जब हम एनालिटिकल, कॉम्पोनेंशियल, क्रिएटिव, एक्सपेरिंशियल, प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल, आप एक चीज को ध्यान रखिए, अगर आप ये 3 नाम यूज कर रहे हैं तो एक साथ करिए, और ये 3 कर रहे हैं तो एक साथ करिए, इन्हें मिक्स मत करिएगा कि कॉम्पोनेंशियल फिर क्रिएटिव फिर कॉन्टेक्चुअल। ये एक तरीके से नाम है और ये इनके सिंप्लीफाइड नाम है। जो आप येलो में देख रहे हैं वो सिंप्लीफाइड नाम है। मतलब एनालिटिकल का मतलब आपको क्या लग रहा है, कुछ एनालाइज करने की कैपेबिलिटी होगी, है ना, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में यूज होती है, तो वो एनालिटिकल हो गई। क्रिएटिव का मतलब हो गया कि जब हम किसी भी काम को क्रिएटिव तरीके से करते हैं, और क्रिएटिव तरीके से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास उसका पहले से एक्सपीरियंस होता है, तो ये उस टाइप का इंटेलिजेंस हो गया। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया जो हमारी डेली लाइफ में हमारे जनरल कॉमन सेंस में नजर आता है। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं। अब कॉम्पोनेंशियल, एक्सपेरिंशियल और कॉन्टेक्चुअल, ये इनके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, जिन तीनों को आपने अभी यहाँ पे सब थ्योरी के नाम से देखा था, सब थ्योरी के नाम से देखा था ना, कॉम्पोनेंशियल, उसके बाद एक्सपेरिंशियल और कॉन्टेक्चुअल, तो ये 3 एक साथ नाम यूज हुए। अगर आप इनकी जगह पर ये नाम भी लिख देते हैं एनालिटिकल, क्रिएटिव, तो गलत कुछ नहीं है, इन्हीं के नाम है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट, शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है ये इनकी। अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है पहले तो आपको वर्ड टू वर्ड आप लर्न कर सकते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के इस स्टेटमेंट में इंटेलिजेंस के बारे में इतना कुछ है कि आप एक डेफिनेशन लिखने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखे ना, उसको इलाबोरेट करने लग जाएं, तो आप काफी सारा कंटेंट बना लेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये उनकी डेफिनेशन है जो काफी पॉपुलर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक एक करके हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको एनालिटिकल के 3 टाइप दिखाए थे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे क्विकली दिखाऊं तो यहाँ पे कॉम्पोनेंशियल एनालिटिकल के अंदर, फिर हम इसके नॉलेज एक्विजिशन, मेटा और परफॉर्मेंस, ये इसके 3 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी इसे कहते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एनालाइज, इवैल्यूएट एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था, इसमें वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एनालिटिकल सब थ्योरी भी हम जिसे कहते हैं, कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी भी जिसे हम कहते हैं, ये वो इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट होता है जिसमें पर्सन के अंदर रीजनिंग की और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी काफी हाई होती है, और कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन करने के लिए सबसे ज्यादा कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। इसका किसी पर्सन में हायर वैल्यू में होना, हायर डिग्री में होना, ये दिखाता है कि उस पर्सन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे चीजें यूज होंगी ना, जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज होंगी, वो सब हायर ऑर्डर लेवल की हैं, जैसे कि एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब हायर ऑर्डर के मेंटल एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो जिस पर्सन में ये सारी एक्टिविटीज या मेंटल एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं, वो पर्सन कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस पे हाई होता है। तो कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी हमें यही चीज बताती है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस को और समझते हैं कि ये एनालाइज करने की, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की एबिलिटी तो है ही, इसके अलावा किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी भी है। हमारे सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होगा तो हम उसे तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन हमारे आगे आ जाए तो हमें उसको पार्ट्स में लेके चलना होगा। लेकिन ये भी समझदारी होती है कि हमें कौन से पार्ट्स को पहले लेकर चलना है, जिससे कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लेवल तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि हम उसमें फंस के रह जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये कैपेबिलिटी भी हमारे अंदर होती है, और हर डिफरेंट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये जरूरी होता है। इस टाइप के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ज्यादातर स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जरूरत होती है, जहाँ पे वर्बल और मैथमेटिकल रीजनिंग की जरूरत होती है। मतलब उसको एनालाइज किया जाता है, वर्बल और मैथमेटिकल रीजनिंग को एनालाइज किया जाता है, और वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट से ही किया जा सकता है। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस में हम ये सब देखते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट, और तीसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। जब भी हम कोई हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस चीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। जब तक हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी, हम उसके बारे में बात भी करना शुरू नहीं कर सकते। तो चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई जनरल टॉपिक हो, कुछ भी हो जिसमें हम अपना एनालिटिकल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं,
और अदरवाइज भी हम जनरल इंटेलिजेंस भी क्यों नहीं यूज कर रहे हो, हमें किसी भी सिचुएशन को पहले समझना पड़ेगा, उसके लिए नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। तो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट हमें ये बताता है कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन को प्रायर इंफॉर्मेशन से या मेमोरी से रिलेट करें, किसी सिचुएशन से रिलेट करें, पॉसिबिलिटी से रिलेट करें, हाइपोथेसिस क्रिएट करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें उसके लिए नॉलेज होनी जरूरी है ना। तो ये इसका पहला फेसेट है जो कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। फिर है मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे प्लान करेंगे, या किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारा प्लानिंग वाला पार्ट है, हाउ टू, किस तरह से हम उस चीज को करेंगे, ये हमारे मेटा या हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर आ जाता है। और उसके बाद आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, मींस हम एक्चुअली उसको परफॉर्म कैसे करेंगे। प्लानिंग तो हम बहुत अच्छी बना लेते हैं, कई बार मैं भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाती हूँ, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूशन में कोई ना कोई कमी रहती है। तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी चीज को करें तो हमारा उससे पहले के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने एक्वायर किए हों, ऑफकोर्स नॉलेज एक्वायर की हो, और हमने उसकी प्लानिंग अच्छी करी हो, तो हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट भी अच्छा हो जाएगा। ये तीनों जो कंपोनेंट है ये इसके स्टेप्स की तरह भी नजर आते हैं। जैसे कि आप कोई केस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई मर्डर मिस्ट्री पर वर्क करिए, आई मीन टू से एक मर्डर मिस्ट्री पे आपको वर्क नहीं करना है, आप कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन ले लीजिए, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें कोई मर्डर हुआ है या कुछ भी ऐसी बात हुई है, तो आप उसके एंड्स जोड़ने की कोशिश करते हैं, डॉट्स जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन दे दी मैंने आपको। आप अपनी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपके फ्रेंड्स के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, तो आप क्या करिए, किसी भी रैंडम पर्सन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, शुरुआत हो ही नहीं सकती उसके बिना। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लानिंग पर आएंगे। एनालाइज करने के लिए आप सिचुएशन को कॉम्पोनेंशियल वे में जानने के लिए, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए उसकी फिर प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करने के बाद अब आप फाइनली परफॉर्म करेंगे। अब जरूरी नहीं कि आप ही उसको परफॉर्म करें, हो सकता है आप सोल्यूशन दे कि तुम्हें ऐसा करना है सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी रहेगा वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस का पार्ट रहेगा। तो इतना इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा एनालिटिकल। क्रिएटिव पे आने से पहले मैं वापस आपको आपकी बुक पे लेकर आऊंगी। उसका रीजन ये है कि अब इसमें हम यह देखेंगे, देखिए यही बातें सारी इन्होंने करी है ट्रायर्किक थ्योरी में, कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी और कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी के बारे में बात करी है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आइए अब बात करते हैं कि कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल फैसेट क्या दिया है, इसमें कुछ अलग नहीं दिया है, बातें तो सब वही हैं, लेकिन फिर भी आइए समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये इसको। कॉम्पोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू कंप्लीट एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क से रिलेटेड होता है। These type of tasks usually present well-defined problems and that have a single correct answer. जब भी कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल फैसेट यूज किया जाता है तो हमारे पास प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होती है। अभी आप इसी जो आपका एमपीसी 001 है, इसका फोर्थ वाला जो आपका ब्लॉक आएगा, तो वहां पे आप पढ़ेंगे काफी सारी चीजें पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स के टाइप क्या होते हैं, सब चीजें आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। कि एक जनरल बात बता देती चलती हूँ, वहां पे जब हम आएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जो प्रॉब्लम अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होती है, जिसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आते हैं, जिसके एंड्स आपको नजर आते हैं, वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है, राइट। और जो प्रॉब्लम थोड़ी उलझी हुई है, यानी कि प्रॉब्लम उलझी हुई नहीं है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो उलझा हुआ है, तो उसको हम इल डिफाइंड कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम जो ये जब हम इस इंटेलिजेंस को यूज करते हैं तो जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स पे करते हैं जो वेल डिफाइंड होती हैं, ठीक है, जिनका एक सिंगल करेक्ट आंसर होता है। इट इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड साइकोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि हम एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह में यूज करते हैं। Sternberg considers that this reflects how an individual relates to his internal world। किस तरीके से लोग जो होते हैं वो अपने इंटरनल वर्ड से रिलेट कर पाते हैं, ये इसमें बताया जाता है। स्टर्नबर्ग ये भी कहते हैं कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है वो 3 ऑपरेशन से जुड़कर बना हुआ है, जॉइंट ऑपरेशन है, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। आइए और देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं इन तीनों के बारे में। ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं 1, 2 और 3, इनके बारे में पढ़ते हैं। मेटा कंपोनेंट्स क्या करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को। यहाँ लैंग्वेज आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, ये एमए में से आप पढ़ रहे हैं और वो आप क्लास 12th की नोट्स में से पढ़ रहे थे। तो मेटा कंपोनेंट्स क्या करता है, मेटा कंपोनेंट सब थ्योरी ये बताती है कि दैट कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। जो भी हमने प्लानिंग करी है वो ही हमारा सारा मेन चीज हो जाती है किसी भी सिचुएशन के अंदर। दे आर द हायर ऑर्डर प्रोसेसेस दैट ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अभी मैंने आपको बताई थी ये बात कि ये प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए और स्ट्रेटेजी पिक करने के लिए जरूरी होते हैं, टू पिक अ स्ट्रेटेजी टू सॉल्व प्रॉब्लम।
दे डिसाइड व्हाट टू डू, और उसके बाद परफॉर्मेंस कंपोनेंट में एक्चुअली उसको किया जाता है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या करता है, स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ये प्लानिंग करने का काम करता है स्ट्रेटेजी का, और ये इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है असेंबल्ड बाय द मेटा कंपोनेंट्स। दे आर द बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन एनी कॉग्निटिव एक्ट्स। परफॉर्मेंस में क्या होगा, हम जो भी कुछ भी करेंगे, एक्चुअल में जो हम परफॉर्म करेंगे वो हमारा परफॉर्मेंस हो गया। उसमें हमारे फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हैं, मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट मोटर स्किल्स भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। और यहाँ पे किन किन चीजों की भी जरूरत पड़ सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज हो सकता है, कैलकुलेशंस करना, परफॉर्म मेंटल कैलकुलेशन, मेंटली कंपेयर डिफरेंट स्टिमुलाई एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीजें हम परफॉर्मेंस कंपोनेंट के अंदर करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है नॉलेज को एक्वायर करना, लर्निंग की कैपेसिटी, नई नॉलेज को एक्वायर करना और अपनी प्रीवियस नॉलेज को प्रोसेस करने की कोशिश करना। और ऐसी नॉलेज एक्वायर करने के लिए हम वेरियस मेथड्स को भी यूज करते हैं। द स्ट्रेटजीज यू यूज टू हेल्प मेमोराइज थिंग्स एक्सटेम्प्लीफाई द प्रोसेस दैट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ओके, तो ये हमारा ये वाला टाइप हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेरिएंशियल और क्रिएटिव फैसेट की तरफ, लेकिन पहले आ जाते हैं सिंपल की तरफ। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस भी दूसरा नाम दिया गया है, ये बहुत सिंपल है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू जनरेट नोवेल आइडियाज, थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू एंड इनोवेटिव वे। कभी कभी हमारे सामने क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि बच्चा कोई एक ऐसा यूनिक सोल्यूशन लेके आ जाता है, तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि उसने हमें कुछ नई चीज बताई, हमें कुछ ऐसा बताया जो बाकी बच्चों ने नहीं बताया। तो क्रिएटिव आइडियाज जो होते हैं वो हमेशा अप्रिशिएट होते हैं, और आज के टाइम में क्रिएटिव आइडियाज की बहुत ज्यादा वैल्यू है हर फील्ड में। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको हम नाम देते हैं एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, वो डेवलप होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। वैसे तो क्रिएटिविटी एक इन्नेट टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी डेवलप भी होती है ओवर टाइम, और जितना ज्यादा हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते जाते हैं उतना क्रिएटिविटी इंक्रीज भी होती है। तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम इसकी हेल्प से डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नए नए एंगल से, नए नए कनेक्शन बना के, और अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके, नए आइडियाज, नए ओरिजिनल सोल्यूशन क्रिएट करके। क्रिएटिविटी जितनी ज्यादा होगी, हम ये कहेंगे कि उसका इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस उतना ज्यादा होगा। Creative intelligence is often associated with artistic and scientific creativity and is not typically measured by standardized tests. किसी भी पर्सन की क्रिएटिविटी को आपको मेजर करना है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देके नहीं कर सकते। वहां पे हमें सब्जेक्टिव होना पड़ेगा, ओपन एंडेड वहां पे होना पड़ेगा, और हमें वहां पे किसी भी चीज की क्रिएटिविटी की आप बात कर लीजिए, आप किसी पर्सन की ड्राइंग स्किल्स को मेजर करना चाहते हैं, उसके आर्टिस्टिक नेचर को जानना चाहते हैं, उसके पोइट्री लेवल को जानना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्रिएटिव आप देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपको उसको ओपन एंडेड करना पड़ेगा, है ना। तो ये ओपन एंडेड टेस्ट की हेल्प से होता है। अब इस वाले पार्ट पर आते हैं। एक्सपेरिएंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सक्सेसफुली डील विद न्यू एंड अनयूजुअल सिचुएशन। न्यू और अनयूजुअल सिचुएशन में हम बाय ड्रॉइंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल, जो हमारे पास प्रेजेंट में है उसका यूज करते हुए हम प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे टैकल कर रहे हैं, वो एक्सपेरिएंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाता है। Individuals high in creative intelligence may give wrong answers because they see things from a different perspective. ये भी होता है कि जिसको बोलते हैं कि भीड़ से अलग हट के बात करना। तो जब भीड़ एक जैसी बात करती है तो जनरली हमारा माइंड भी ये कहता है कि जो सब कह रहे हैं तो वही सही होगा, लेकिन अगर कोई पर्सन अलग बात कह रहा है तो वो भी सही हो सकती है, लेकिन जनरली उनके आंसर्स को रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि वो अलग बात कर रहे होते हैं। अलग होना गलत होना नहीं होता है, अलग होना आपकी यूनिकनेस है। हो सकता है वो बहुत क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करता हो वो चीज, तो अलग होना गलत होना नहीं होता है, पहली बात। तो इस तरीके से क्रिएटिव इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इनसाइट, सिंथेसिस एंड द एबिलिटी, ये देखिए यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और निकल कर आ रही हैं, टू रिएक्ट टू नोवेल सिचुएशन एंड स्टिमुलाई। स्टर्नबर्ग क्या करते हैं, इसे कंसीडर करते हैं इंटेलिजेंस का एक्सपेरिएंशियल एस्पेक्ट, इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जो भी पर्सन, इंडिविजुअल जो है वो कनेक्ट करता है इंटरनल वर्ड से, वो एक्सटर्नल रियलिटी की तरफ जाता है, उसके अंदर क्या है उस चीज से वो बाहर की तरफ को जुड़ता है। Sternberg considers the creative facet as the ability that allows people to think creatively and that which allows people to adjust creatively and effectively to new situation. Sternberg ये भी बिलीव करते हैं कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कॉन्शियसली लर्निंग से भी मूव करते हैं, वो मूव फ्रॉम कॉन्शियसली लर्निंग इन अ नोवेल सिचुएशन। तो ये सब बातें हैं इसके बारे में, और इसको आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स और भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ थोड़ा हमें हाईलाइट करना होगा। नॉवेल्टी और ऑटोमेशन की हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। नोवेल सिचुएशन इज वन दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, है ना। नोवेल सिचुएशन वो होती है जो हम पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे साथ पहली बार कभी कोई ऐसी चीज होती है
उसको हम नोवल सिचुएशन कहते हैं। और ऐसे लोग जो नोवल सिचुएशन में मैनेज कर लेते हैं उनको काफी क्रिएटिव समझा जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद आप अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास एक्सपीरियंस है इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप पहली बार में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत क्रिएटिव वे में हैंडल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी काफी हाई है। ऑटोमेटेड सिचुएशन क्या होती है? नोवल सिचुएशन की तो हमने बात कर ही ली। ऑटोमेटेड वो होती है जो कि मल्टीपल टाइम हो चुकी होती है और जिसकी वजह से हमारे पास वो ऑटोमेटेड इसीलिए हो जाती है क्योंकि ऑटोमेटिक वर्ड से बना है, मतलब हम हमारे पास वो पहले भी कभी है तो हमारा जो माइंड है उसको एक्सेस करने के लिए रेडी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये नोवेल्टी एंड ऑटोमेशन के बारे में स्टर्नबर्ग इसका रोल इंपॉर्टेंट मानते हैं इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब आते हैं कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल फेसेट की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है या फिर ये कह सकते हैं इसका लास्ट पार्ट है। आइए एक बार इस थ्योरी में भी आ जाते हैं। ये पोर्शन आप सब लिख सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और अब इलाबोरेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये कंटेंट 10 मार्कर के लिए तो नहीं है, 6 मार्कर के लिए इनफ है, लेकिन आप फिर भी उसको और इंक्रीज करेंगे अपने हिसाब से, एग्जाम्पल ऐड करेंगे और तमाम चीजें। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं जिसको हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एंड नेविगेट रियल वर्ल्ड सिचुएशन इंक्लूडिंग सोशल सिचुएशन। ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ा होता है, नाम ही इसका प्रैक्टिकल है कि जितना प्रैक्टिकली हम किसी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं उसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू यूज कॉमन सेंस, practical knowledge and interpersonal skill to solve problem and achieve goals. Practical intelligence is often referred to as street smart and is important for success in everyday life. जो भी हम वर्क प्लेस पर रोज जाते हैं, सोशल सिचुएशंस में रोज आते हैं, तो वहां हम चीजों को कितना स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं वो सारा, उसके लिए सारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो चीजें रोजाना ही होनी है अगर हम उन्हें भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी हम मेस कर दे रहे हैं, तो मतलब फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे हम लो हैं। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है। आइए वापस आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो स्टर्नबर्ग ने थर्ड सब थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की, जिसको हम प्रैक्टिकली कॉन्टेक्चुअल कहते हैं, डील विद द मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अटेनिंग फिट टू कॉन्टेक्स्ट। इट इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एवरीडे लाइफ। ये जो हम एवरीडे लाइफ में अडेप्शन करते हैं बाय ड्रॉइंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल, जो कुछ भी हमारे अंदर पहले से प्री एग्जिस्ट करती हैं चीजें, उनके बेसिस पर जब हम चीजों को हैंडल कर पाते हैं। Practical intelligence enables an individual to understand what needs to be done in a specific setting and then do it. इसकी ही वजह से ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को इनेबल करता है ये समझने के लिए कि what needs to be done in a specific setting and then do it. Through the three processes of adaptation, shaping and selection, individuals create an ideal fit between themselves and their environment, और इसी वजह से they are also known as street smarts because the thing is that कि they are able to adapt, shape and select under their environment। अपने environment में बहुत सारी चीजों के साथ वो बैलेंस कर पाते हैं। अब इन तीनों टर्म को एक्सप्लेन किया है कि अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन कब होता है। अडेप्टेशन occurs when one makes a change within oneself in order to better adjust to one's surrounding। अगर हमें एडजस्ट करना है, अकोमोडेट करना है कहीं पर, तो हमें खुद को सेट करना होगा। हम अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को पूरा नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को एडजस्ट कराना भी एक टैलेंट है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वेदर चेंजेस एंड टेम्परेचर ड्रॉप, पीपल अडेप्ट बाय वेयरिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग टू रिमेन वार्म। यही तो करते हैं हम, मौसम को तो नहीं बदल देते, हम खुद को बदलते हैं वहां पे। शेपिंग अकर्स व्हेन वन चेंजेस देयर एनवायरनमेंट टू बेटर सूट्स वन नीड। A teacher may invoke the new rule of raising hands to speak to ensure that the lesson is taught with least possible disruption। है ना, जब हमें कोई क्वेश्चन आंसर पूछना होता है तो नॉर्मली स्टूडेंट हैंड रेस करके अपनी बात को कहते हैं, तो एक सेट ऑफ रूल्स की तरह से चलना। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ कंप्लीटली न्यू अल्टरनेटिव एनवायरनमेंट इज फाउंड टू रिप्लेस द प्रीवियस। कई बार हम उस एनवायरनमेंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं जिसकी हेल्प से हम इजिली एडजस्ट हो सकते हैं। स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, कंटेंट्स दैट इंटेलिजेंट बिहेवियर अराइज फ्रॉम अ बैलेंस बिटवीन। अब यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, यहाँ से अभी तक तो हम टाइप पढ़ रहे थे, यहाँ से एक्सप्लेनेशन है थ्योरी का पूरा, मतलब तीनों को हाईलाइट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं वो। यहाँ पे कहते हैं कि इंटेलिजेंट बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम अ बैलेंस बिटवीन, इन तीनों के बीच का एक बैलेंस होता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्सन के अंदर कॉम्पोनेंशियल हाई है तो बस वही इंटेलिजेंट है या प्रैक्टिकल हाई है, तीनों चीजें एक ही सिचुएशन में भी चलती हैं। एंड दैट दीज एबिलिटीज फंक्शन कलेक्टिवली टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू अचीव सक्सेस। अब यही बात हमने करी कि कलेक्टिवली चलती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इंटेलिजेंस का टाइप चलता है फिर तो दूसरा उसमें हो नहीं सकता। क्रिएटिव एबिलिटीज जनरेट इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड अदर क्रिएटिव एंडिवियर्स। अब जाहिर सी बात है
क्रिएटिव एबिलिटी की वजह से तो इतने इन्वेंशंस होते हैं, इतनी नई चीजें आती हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की वजह से हम अपनी एवरीडे लाइफ स्मूथली जी पाते हैं। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ द इंडिविजुअल मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज और हर एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ। अगर हमें एक बहुत स्मूथ लाइफ चाहिए तो हमें इन तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन यूज करना आना चाहिए, while at the same time compensating for weakness in any of these areas. This might involve working on improving work areas. बहुत सारी चीजें यहाँ पे आगे पढ़ते जाते हैं हम लोग कि सबका कॉम्बिनेशन एक राइट प्रोपोर्शन में होगा, तभी हमारी लाइफ में चीजें बेटर चल पाएंगी। इसको आप और एग्जाम्पल्स लगा के इलेबोरेट कर सकते हैं। इवेल्युएशन की तरफ हम आते हैं। वैसे यहाँ पे ये भी लिखा है कि सेंट्रल फीचर ऑफ द ट्रायर्किक थ्योरी, a central feature of the triarchic theory of successful intelligence is adaptability both within the individual and within the individual socio-cultural context. ये भी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एक बहुत ही यूजफुल हमें तरीका बताती है ह्यूमन के इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि ये उन सभी चीजों के बारे में बात करती है जो हमारी रियल लाइफ में होती हैं। ये इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी कैप्चर करती है और काफी कन्वेंशनल थ्योरी है। ये बाकी की हॉवर्ड गार्डनर और बाकी की थ्योरी से डिफरेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे इंटेलिजेंस के टाइप नहीं है, पर जो टाइप हैं उनमें ही बहुत सारे टाइप्स इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। ये हमारे इमोशंस को भी इंटेलिजेंस से कनेक्ट करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कितना इमोशनली स्टेबल है, स्ट्रांग है, उसका भी फर्क हमारे डिफरेंट टाइप पे पड़ता है। और ये जो एक थ्योरी है दैट मे बी प्रपोज दैट इंटीग्रेट्स द बेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग थ्योरी, मतलब इसकी तारीफ में बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। ट्रायर्किक थ्योरी को कई साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है। किस किस ने क्रिटिसाइज किया है उनके बारे में इस पैराग्राफ में दिया है। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट वाला पार्ट था ऊपर, इस वाले पार्ट में हम सपोर्ट वाला पार्ट पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन में। यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि it is also claimed that what Sternberg calls practical intelligence is not a broad aspect of cognition but simply a specific set of skill. इस तरीके से कई बातें कही गई हैं स्टर्नबर्ग थ्योरी के बारे में कि it is absurd to assert that traditional intelligence tests are not measuring practical intelligence when they show a moderate correlation with income, especially at middle age. तो कई सारी बातें हैं जो क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे इनकी थ्योरी का होता है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो थ्योरी इज रियली गुड, क्योंकि ये बहुत सारे ग्राउंड्स को कवर करती है जो कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने इंटेलिजेंस को पजेस करने में एग्जिबिट करते हैं। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने ट्रायर्किक थ्योरी को कवर किया। ये कुछ इसके यूनिट एंड क्वेश्चन है जहां से आपको 6 मार्कर 3 मार्कर सभी मिल जाएंगे। और वैसे तो थ्योरी को आपको सम अप करना है। इस स्लाइड को मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो ये आप वहां से जरूर रिसीव कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो ये ब्लॉक 2 का यूनिट 2 है ये कवर हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी है, इसको पढ़िएगा। और यहाँ पे हमारा आज का ये वीडियो खत्म हो जाता है। और जो जितने आपको यूनिट एंड क्वेश्चन नजर आ रहे हैं इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। होमवर्क की बात मैं करूँ तो ट्रायर्किक थ्योरी को समराइज आपको करना है, यूनिट एंड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और आज की थ्योरी में ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं था, 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस ही था, तो उन पर ही आप जितना जितना लिख पाएंगे अपने तरीके से। एग्जाम्पल्स का प्लेंटी ऑफ यूज जरूर करिएगा, ये आपके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छा बनाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। आज का वीडियो तो काफी शॉर्ट रहा है, आई एम श्योर। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट यूनिट अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 2 की यूनिट 3। लगातार वीडियोस को देखते रहिए, सीक्वेंशियली आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपने पहले से पढ़ाई शुरू कर दी है तो आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है। और चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।